तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आपको एक कहानी और सुनाता हूं। और कहानी क्या, एक अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। और पिछले कई दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं मुझे समझ नहीं आता कि किस बिना पे आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियाँ की, हाई कोर्ट ने भी जो कमेंट पास किए। अब जाहिर सी बात है, मुझसे 1000-2000 गुना ज़्यादा क्वालिफाइड, हमसे 1000 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी अपनी एक काबिलियत है, इस वजह से उस कुर्सी पे हैं। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े दलील देने वाले लोग जब बहस करके हारते हैं तब एक कोर्ट कमेंट करता है, वो चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कमेंट जब आते हैं जो आम जनमानस की भावना को नहीं समझ आते, तो फिर सवाल उठता है। चूँकि जाहिर सी बात है, कोई पढ़ा लिखा कोई बात बोले और हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में वो बात ना समझ में आए और हमसे जुड़ी हुई भी हो, तो फिर सवाल करने का अधिकार हमारे पास होता है। सवाल बड़ा सिंपल सा, एक शब्द पास किया गया और कहा गया कि किसी को मियाँ बोल देना, किसी को तियाँ बोल देना, किसी को पाकिस्तानी बोल देना, उसका अपमान नहीं है। अब ये बात जब बोली गई तो किसके संदर्भ में बोली गई आपको खूब समझ में आ गया होगा। हमारे देश में एक बड़ा तबका है जो एक वर्ग को पाकिस्तानी घोषित करने पे लगा है। और आज के टाइम में अगर हम किसी को पाकिस्तानी बोल दें तो आदमी यही चाहेगा कि इससे अच्छा इस व्यक्ति ने हमको गाली दे दी होती, कोई अश्लील गाली दे दी होती तो शायद बर्दाश्त करने के लायक था, लेकिन हमें पाकिस्तानी बोल दिया मतलब एक गाली ही दे दी। ये आम जनमानस की भावना आपको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। अब किसी को आप पाकिस्तानी बोल दें, किसी को मियाँ बोल दें, खासकर अगर वो मुस्लिम है तो उसको बड़ा चुभ जाती है ये बात। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को मियाँ बोलना, किसी को पाकिस्तानी बोल देना, उसका अपमान नहीं है, उसमें उसको बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब ये बात किस वजह से बोली, क्या दिमाग में था सुप्रीम कोर्ट के, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे लगा एक बार आपसे इस बारे में डिस्कस जरूर करें कि क्या सच में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी बोल देना, किसी नॉर्मल सड़क चलने वाले मुस्लिम को मियाँ बोल देना, मुल्ला बोल देना, क्या उसका अपमान सच में नहीं है या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हुई? खैर, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कहानी पे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप हैरान होंगे। चूँकि पिछले 2 दिनों से लगातार आपने नोटिस किया होगा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जरूरी नहीं कि आगे आदमी जिस पोस्ट पे बैठे, जिस पार्टी के साथ उसका संबंध हो, जिस पार्टी से उसका जुड़ाव हो, उस पोस्ट पे बैठने या फिर उस पार्टी पे रहने लायक वो हो, या फिर सच में उस पोस्ट की गरिमा का वो ध्यान रखे। जिसे आपको मैंने हिमानी नरवाल की कहानी कल सुनाई थी, उस कहानी में आपने बखूबी देखा था कि कैसे हिमानी नरवाल एक सचिन नामक लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, घर पे बुला के उससे मिलती है, मिलने के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाती है, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देके पैसे डिमांड करती है। सचिन कुछ पैसे देता है, उसके बाद जब पैसे देने में असमर्थ होता है, फिर 28 तारीख की रात दोनों मिलते हैं। उसके बाद झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद सचिन कत्ल करता है, फिर लाश को सूटकेस में भरता है, उसके बाद एक बस स्टैंड के पास झाड़ियों में फेंक देता है। अगली सुबह वो सूटकेस मिलता है। वो तमाम चीज़ जो मैंने आपको कल कहानी में सुनाई थी, तो आज उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेम ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश से निकल के सामने आई। एक जगह लगती है टीकमगढ़, और इस बार पार्टी चेंज है। कल कांग्रेस की बारी थी, आज बीजेपी की बारी है। टीकमगढ़ में एक फैमिली रहा करती थी। अब फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न आपको लास्ट में पता चलेगा। फैमिली में एक लड़की थी, उम्र बमुश्किल 15 साल। पिछले 1 हफ्ते से जो उस लड़की की माँ थी, उसके कान का एक टप नहीं मिल रहा था। अब टप नहीं मिल रहा था, माँ परेशान थी। उसने इधर उधर खोजना शुरू किया, टप गायब। पूरा परिवार एकदम रुहासा सा हो गया। चूँकि आज के टाइम में इतनी महंगाई है, सोने का टप गायब हो जाए, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से, आदमी क्या करेगा। बेचारी काफ़ी खोजती हैं, खोजने के बाद मन मार के अपने आप को समझाती हैं, काफ़ी रोती होती भी हैं।
पति थोड़ा सा डांटते हैं, फिर हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, जो गया वो गया, फिर कभी हम बनवा लेंगे। हफ्ते भर गुजर जाते हैं। जैसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं, अचानक से दूसरा टब भी गायब हो जाता है। अब पहला गायब हुआ तो सबको लगा कि चलो शायद कोई लापरवाही हुई होगी, कहीं गलती से गिर गया होगा। लेकिन जब दूसरा गायब हुआ और दूसरा बड़ा सहेज के रखा गया था, जो कि पहला था नहीं, तो एक पहनने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब दूसरा गायब हुआ और दूसरा सहेज के रखा गया था, बाकायदा नज़र में रखा गया था, और एक हफ्ते से लोग एहतियात भी बरत रहे थे कि कोई चीज़ नुकसान न हो, तब कैसे चला गया? अब परिवार वालों को थोड़ा सा डाउट होता है कि कोई तो है जो चीज़ों को चुरा रहा। अब जाहिर सी बात है, जो शक की सुई है बाहर वालों पे ही जाएगी कि कोई पड़ोस की महिला आके कहीं नहीं उठा ले गई, या फिर कोई और। बहरहाल शक करते रहे, थोड़ा और एहतियात बरतते रहे। इसी दौरान पिता की जेब से कुछ पैसे गायब होते हैं। अब पैसे गायब हुए, परिवार और परेशान। अच्छा, किसी को समझ ना आए कि पैसे, सोना, चांदी कहाँ जा रहा, कौन है, आखिर किस पे शक करे, पूरा परिवार अपना है। बहरहाल तमाम लोगों ने एहतियात बरतनी और शुरू की। एक दिन माँ के पर्स से भी कुछ पैसे गायब। अब जब माँ के पर्स से कुछ पैसे गायब, और आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं उनका जो पर्स होता है वो अलमारी के अंदर होता है, तो जब माँ के पर्स से पैसे गायब हुए तब मामला गड़बड़ लगने लगा। इसके बाद फिर इन्होंने नज़र रखी। जब नज़र रखी तो एक दिन देखा कि इनकी ही बेटी बहुत डरते हुए अपने पिता की पर्स से पैसे निकाल रही। ये चीज़ जैसे पिता देखता है, माँ देखती है, गुस्सा सातवें आसमान पे कि बताओ, इतनी कीमती चीज़ें गायब हुई और हमारी बिटिया ही चुरा रही थी। फ़ौरन उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद पीटा, पूछा कि बाकी चोरी किसने की। मार खाने के बाद लड़की ने अपने मुंह से कहा कि मैंने ही की थी। फिर पूछा जाने लगा कि तूने चोरी के सामान का क्या किया। लड़की खामोश, और पीट रहे हैं और डांट रहे हैं कि तूने ऐसा काम क्यों किया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रही, लड़की ने कुछ खास बताया नहीं। लेकिन अब सवाल था कि सोने की चीज़ें कहाँ गई, पैसे कहाँ गए, काफ़ी लाख 2 लाख की चीज़ें गायब हो गई थी। अब जब काफ़ी फटकार, काफ़ी मार पड़ी, तब इस लड़की ने अपना मुंह खोला और इसने कहा कि ये तमाम काम ये मजबूरी में कर रही है, और जो कुछ इसने चुराया उसका एक नया भी इसके पास नहीं है। अब माँ ने पूछा कि किसके पास है और ऐसी कौन सी मजबूरी है। तब इस लड़की ने जो कुछ सुनाया, उसको सुनाने के बाद तमाम दुनिया वाले हिल जाएंगे। इस कहानी की असल शुरुआत होती है 24 मार्च साल 2024। जोड़ लें तो 1 साल पहले। 1 साल पहले इस लड़की की मुलाकात रोहित साहू नामक लड़के से होती है। रोहित साहू से इसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पे चूंकि लड़की की उम्र अभी 15 साल है, तो 1 साल पहले 14 साल रहेगी। और ऐसे हाल में लड़की की इच्छा हो या फिर ना हो, लड़की अपनी इच्छा से भी किसी के साथ जाएगी तो कानूनन तौर पे इसको कहा जाएगा कि लड़की को किडनैप किया गया। मुझे पता है ये लाइन मुझे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं जब देखता हूँ तो लोग कहेंगे कि यार 14 साल की लड़की इस कदर मासूम नहीं होती। 14 साल की लड़की अपना अच्छा बुरा जानती है, लड़कों के साथ जा सकती है, अपनी मर्जी से जाएगी, बाद में फंसाएगी। भाई जब आपको पता है कि अपनी मर्जी से जाएगी और बाद में कुछ होगा, आप फंसेंगे, तो आप क्यों जा रहे हैं? खैर, एक कानून का विषय है। 24 मार्च साल 2024 को किडनैप किया इस लड़की को रोहित साहू ने। उसके बाद रोहित साहू अपने एक दोस्त विशाल के साथ अब जगह तलाश करने लगा कि इस लड़की को लेकर जाए कहाँ। अलग अलग जगहों पे चेक किया, अलग अलग जगहों पे पड़ताल की। इसी बीच किसी ने आइडिया दिया कि संजू यादव का एक होटल है, कान्हा पैलेस, वहाँ चले जाओ। अब जाहिर सी बात है, और किसी होटल में जाते तो वहाँ आधार कार्ड लगता। लड़की नाबालिग थी तो रूम मिलता नहीं। लिहाजा ये लोग जब संजू यादव से बात करते और कहते हैं कि ऐसी सी बात है, लड़की की इच्छा भी नहीं, हम उसको लाए हैं और एक कमरा चाहिए, आधार कार्ड हो नहीं पाएगा, 18+ है नहीं। संजू यादव ने कहा यार इतनी सी बात, अपनी सरकार है। क्योंकि कुछ टाइम पहले संजू यादव ने जो टोल फ्री नंबर होता है उससे कॉल करके बीजेपी की सदस्यता ली थी।
किसी भी बीजेपी के पॉलिटिशियन की कोई प्रचार प्रसार रैली होती उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। आने वाले टाइम में बीजेपी के अंदर उसको अपना भविष्य बड़ा तेजी के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा था। ठीक ठाक रसूखदार आदमी था, होटल वगैरह बढ़िया चल रहे थे, पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, सिस्टम भी बढ़िया था। अब क्यों कह रहा हूँ उसको आगे बताऊंगा। संजू यादव तैयार हो जाता, तैयार होने के बाद रूम दे देता है। वहाँ पे रोहित साहू इस लड़की का रेप करता है। रेप करने के बाद बाकायदा विशाल साहू वीडियो बनाता है। उसके बाद फिर लड़की को वापस भेज दिया जाता है। कह दिया जाता है किसी को कुछ बताना मत, कोई जिक्र मत करना। लड़की भी राजी हो जाती है। लेकिन अब यहीं से असली खेल चालू होता है। आए दिन रोहित साहू और विशाल साहू का जब मन करता है इस लड़की को उन्होंने बुलाना शुरू किया। अब लड़की अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मना करती कि नहीं आ पाऊंगी, मुझे दिक्कत है, कैसे आऊं। तब इन्होंने बताया कि तुम्हारा एक वीडियो बना हुआ है और वीडियो में वायरल कर दूंगा। अब लड़की डर गई। घर से झूठ बोल के, ट्यूशन के बहाने, कोचिंग के बहाने, स्कूल के बहाने लड़की आने लगी। ये लोग इस लड़की को नोचते रहे, खसोटते रहे। संजू भैया का होटल था ही, आधार कार्ड लगना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लड़की को जी भर के नोचा खसोटा, इज्जत लूट के मन भर गया। दिमाग में है कि पैसे वैसे भी ऐठे जाए, पैसे की डिमांड की। लड़की ने कहा कि मैं 13-14 साल की, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। इन्होंने आइडिया देना शुरू किया कि काम करो, पापा की पर्स से चुरा लो। लड़की ने चुराया, लेकिन पापा कोई करोड़पति आदमी तो थे नहीं कि हमेशा 1,50,000 पड़े ही होंगे, कभी 100 कभी 500। इनको लगा यार कि 100-500 से क्या बात बनेगी। इन्होंने कहा एक काम करो, तुम अपने मम्मी के गहनों को चुराना शुरू करो। चुराओगी उससे पैसा भी मिलेगा बढ़िया, काम भी आसान है, छुपा के लाना। लड़की ने मना किया। इन्होंने फिर वीडियो की धौंस दी और कहा कि वायरल कर देंगे। लड़की अब करे क्या, मजबूरी में इसने फिर गहनों को चुराना शुरू किया। चुराने के बाद गहनों को सौंपा। अब ये तमाम चीज़ें करती रही। इसी दौरान फिर एक दिन पकड़ी जाती है और फिर ये कहानी अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप जब ये कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसकती है कि उनकी 15 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, शोषण किया गया, पैसे लूटे गए। सबका नाम, सबका एड्रेस लड़की अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप बेचारे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब पुलिस की आप महानता देखिए। आमतौर पे मामला जब फर्जी होता है तब पुलिस वाले कूद के FIR करते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम डिटेल्स ली जाती है और कहा जाता है कि ठीक है जाओ, हम देख लेंगे। देख लेंगे का क्या मतलब, कागज पे एक रफ कॉपी पे नोट कर लिया, पॉकेट में रख लिया। इधर फिर मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता है, कांग्रेस पार्टी तक पहुंचता है। उन्होंने राजनीति साधनी शुरू कर दी, चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों का तो काम है कि एक दूसरे की गलतियों पे चिल्लाओ जितना चिल्ला पाओ। इसके बाद जब पॉलिटिकल एंगल शुरू हुआ तो पुलिस पे प्रेशर बना। उन्होंने फिर FIR लिखी 48 घंटे बाद। परिवार वालों का आरोप है 48 घंटे बाद पुलिस ने FIR लिखी। जो मैंने शुरू में कहा था कि रसूखदार, तो आप रसूख का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि रेप जैसे जघन्य मामले में, ब्लैकमेलिंग जैसे जघन्य मामले में 48 घंटों तक कोई FIR नहीं हुई। उसके बाद FIR हुई, तब किस्मत का खेल और शासन सुशासन आप देखिए। रोहित साहू और विशाल साहू को तो गिरफ्तार किया गया, संजू यादव को छोड़ दिया गया। जबकि होटल उसने दिया, जगह उसने दी, तब वहां पे उस लड़की के साथ रेप हुआ। अब थोड़ा सा और प्रेशर बना, मीडिया के कैमरे, पॉलिटिकल एंगल, ये तमाम चीज़ें हुई। इधर पता चला बीजेपी को, तो बीजेपी ने संजू यादव से कहा भैया नमस्ते, तुम अपना देखो, हम तुमको पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं। जब पार्टी से निकाला गया तब संजू यादव को समझ नहीं आया अब क्या करें। अपनी XUV गाड़ी उठाई, भागा भागा पहुंचे SP साहब के ऑफिस। अब SP साहब के ऑफिस में क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, ये तो अभी SP साहब जाने, संजू यादव जाने। लेकिन जैसे ही SP साहब के ऑफिस से संजू यादव निकलता है, निकलने के बाद फौरन कोतवाली की पुलिस आती है और आने के बाद गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके अपने साथ लेके जाती है, अभी पूछताछ हो रही है। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें सोचिए। एक आदमी जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने
कमरा देके एक लड़की का रेप करवाया। मामला इतना हाईलाइटेड है कि बीजेपी पार्टी को बाकायदा संजू यादव को सस्पेंड करना पड़ा। कांग्रेस के विधायक को बाकायदा राजनीति करने का मौका मिला। कांग्रेस के विधायक ने कहा कि गिरफ्तार करो, कार्रवाई हो। हम जैसे लोगों को कहानी सुनानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है मामला बड़ा है, तमाम मीडिया चैनलों में ये भी ये खबरें चल रही। इसके बाद भी आप संजू यादव की हिम्मत देखिए कि अपनी एक्सयूवी गाड़ी से सीधा एसपी साहब से मिलने चला गया। अब एसपी साहब से मिलने का मतलब क्या, वो सरेंडर करने तो गया नहीं था, क्योंकि मिल के वापस लौट रहा था। तो फिर ऐसी मुलाकातों में क्या होता है वो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। ये कहाँ तक संजू यादव की पहुंच थी, कहाँ तक संजू यादव ने मैनेज करने की कोशिश की और कहाँ तक संजू यादव ने बचने की कोशिश की। बहरहाल अभी संजू यादव को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। 15 साल की लड़की उस टाइम 13-14 साल की रही होगी। जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई, नाम उसका उछल चुका है। हम लोग कितना भी कवर कर ले, लेकिन अड़ोसी और पड़ोसी लोकल लोगों में ये जानकारी हो गई होगी कि लड़की किसके घर की थी, क्या नाम था। तस्वीरें भी शायद पहुंच गई होंगी। स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से हज़ार लोगों में ये बात फैलेगी। शायद बड़ी मुश्किल से उस लड़की का किसी अच्छे घर में अब रिश्ता हो। शायद उस लड़की के साथ अब कोई दोस्ती करना चाहे। आधी से ज़्यादा जनसंख्या उस लड़की को ही गलती बना देगी कि कोई किसी को ज़बरदस्ती लेके नहीं जाता, कोई किसी को बहला फुसला के लेके नहीं जाता। अगर 13 साल 14 साल की लड़कियों को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता, या फिर 13, 14, 15 साल 16 साल के लड़कों में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, अगर ये बात गलत है, तो क्या हमारे देश के विशेषज्ञों ने जो फैसला लिया था कि 18 साल से पहले कोई डिसीजन लेने का अधिकार बच्चों में नहीं होगा, तो क्या ये फैसला गलत है? सवाल बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत दिमागी हैं। देखिए, वो दिमागी नहीं, उनका दिमाग खुरापाती हो सकता है, प्रपंच कर सकते हो, लेकिन जीवन से संबंधित डिसीजन लेने के लिए तो यार 30-30 साल के लोग छोटे पड़ जाते हैं। तो 15 साल 14 साल के बच्चे बच्चियों में आप क्या उम्मीद रखते हैं? खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।